वेलकम टू सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। माई सेल्फ कमल भाटिया। हम बीएड के फर्स्ट यूनिट की तैयारी कर रहे हैं। बीएड में हमने फर्स्ट बुक और फर्स्ट यूनिट लिया हुआ है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली बुक है हमारी और उसका एक टॉपिक है यहाँ पर आज जो हम कवर करने वाले हैं, कोलबर्ग थ्योरी। इसमें मैं पहले आप सभी को ये बता दूं, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, हम पूरे यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आपने एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने हैं। 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कितने पेजेस का होना चाहिए, कैसे लिखा जाएगा और शॉर्ट नोट कितने आ सकते हैं, वो मैं इस यूनिट के ख़त्म होने में एक वीडियो एक सेपरेट डाल दूँगी। देन आज हम बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट के ऊपर। मोरल डेवलपमेंट जो है, मोरल डेवलपमेंट क्या है, ये मैं फर्स्ट एडोलसेंस वाले टॉपिक में कवर करा था, फिर भी यहाँ थोड़ा सा एक रिव्यू दे देती हूँ मैं। मोरल डेवलपमेंट, मोरालिटी किस वर्ड के ऊपर जाती है, जो हमें नैतिक विकास बोला जाता है, जो हमें ये बताता है क्या चीज़ें सही हैं और सही और गलत की पहचान कराना मोरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। गुड और बैड और राइट रॉन्ग, ये सब चीज़ें, क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, वो सारा इसी में इन्वॉल्व होता है मोरल डेवलपमेंट में। तो कोलबर्ग ने जो थ्योरी दी वो मोरल डेवलपमेंट के ऊपर ही दी। ये कोलबर्ग है और देन उनके अचीवमेंट्स, इवेंट्स हैं यहाँ पे, वो कब पैदा हुए और उन्होंने क्या क्या किया। अगर आप ये याद रख पाएँ तो ही आप अपने क्वेश्चन में डालना, नहीं तो मोरालिटी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। थ्योरी जो इन्होंने दी मोरल डेवलपमेंट के ऊपर दी, कोलबर्ग एक्सटेंडेड पियाजेस थ्योरी। ये जो थे कोलबर्ग, वो पियाजे की थ्योरी से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से ही प्रभावित हुए थे। उन्हीं को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी और बोला कि मोरल डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअल प्रोसेस। मोरल डेवलपमेंट जो है वो लगातार हमारा लाइफ टाइम तक हम मोरल डेवलपमेंट हमारा होता ही रहता है, लाइफ स्पेन तक चलता है। इन्होंने पियाजे की तरह ही स्टोरी टेलिंग टेक्निक को अपनाया और एक स्टोरी के थ्रू हमें मोरल डेवलपमेंट समझाया। ही बेस्ड हिज थ्योरी अपॉन द रिसर्च और इंटरव्यू लिए। इन्होंने कुछ यंग चिल्ड्रन के ग्रुप बनाए जिसके अंदर इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे जिससे मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी डेवलप हुई और इंटरव्यूज़ लिए और रिसर्च करी। अ सीरीज़ ऑफ मोरल डायलेमा। इन्होंने मोरल डायलेमा वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मोरालिटी मैंने बताया, जो ये बताता है गुड और बैड क्या है। मोरल रीजनिंग क्या होता है कि हाँ, मोरल डायलेमा और मोरल रीजनिंग ये क्या वर्ड्स हैं। मोरल डायलेमा जब हम कोई जैसे आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, चौराहे पे खड़ा होना और ये ना पता चलना कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। जैसे उस वक्त हम 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और हमें ये नहीं पता हमें कौन सी साइड पे जाना है, वो डायलेमा पोजीशन होती है। ऐसे ही हमारी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिसमें हम ये सोच नहीं पाते क्या सही है और क्या गलत, किस डायरेक्शन में जाना मुझे मुझे आगे सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो ये डायलेमा वर्ड उसके लिए यूज़ करा गया है, मोरल डायलेमा। देन टू moral dilemma were presented to these participants and they were also interviewed। इन्होंने भी अपनी moral development की थ्योरी में कुछ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करे, उन्हें moral dilemmas दिए और उनके व्यूज़, आंसर कितनी तरह के आ रहे थे वो नोट डाउन करे, क्या रीजनिंग रहा, क्या जजमेंट रहा, वो उसमें से मोरल डायलेमा की एक सिचुएशन इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन करी है, जिसमें ये एक वन ऑफ द बेस्ट नोन स्टोरी उनकी कोलबर्ग की ये थी कि एक मैन के ऊपर उन्होंने एक रिसर्च करा। एक हिंस नाम का एक व्यक्ति था जो यूरोप में रहता था। उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसको कैंसर था। तो ये एक स्टोरी यहाँ पर भी लिखी हुई है, वही वाली स्टोरी एक्सप्लेन है। तो उसको जब कैंसर था तो वो एक दवाई से ठीक हो सकती थी, मगर वो जब दवाई लेने जाता है तो उसको वो मेडिसिन जो है वो मिलती नहीं है। जिस शॉप पर वो मेडिसिन मिल रही थी, फाइनली वो एक शॉप फाइंड करता है जहाँ पे वो मेडिसिन मिल रही है, मगर वो उसको उसकी कॉस्ट से बहुत ज़्यादा हाई रेट पे, डबल रेट पे दे रहा है।
वो अफोर्ड नहीं कर पाया, तो देन उसने क्या करा, वो उसकी दुकान से चुरा लेता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता है। तो ये जो सिचुएशंस रही, ये एक स्टोरी है, ये सिचुएशंस रही कि क्या उसने वो दवाई चुरा कर सही किया, क्या उसको चुरानी चाहिए थी, या वो चुराने के बाद वो चुरा अपनी वाइफ के लिए रहा था, तो क्या उसने सही किया और क्या उसको बाद में सरेंडर कर देना चाहिए था, क्या उसका चोरी करना सही था। ये सारा ये क्या है, ये मोरल डिलेमास के अंदर आ जाता है। हर एक के पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेंगे। सेम ऐसे ही ये लेवल्स दिए हुए हैं, जैसे सीटेट में लेवल्स का क्वेश्चन आएगा तो आप ये 3 लेवल लिखेंगे और इनका सीरियल ऐसे ही रहेगा, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इन्होंने इन 3 लेवल्स को फर्दर स्टेजेस में डिवाइड करा है। अगर स्टेजेस आती हैं तो आपने ये बतानी है, लेवल्स आते हैं तो आपने ये बताने हैं। फर्स्ट स्टेजेस, ये फर्स्ट लेवल जो है उसमें 2 स्टेजेस हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज। कन्वेंशनल में भी 2 पार्ट हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। पोस्ट कन्वेंशनल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल राइट्स एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल। अब एक एक करके हम इस लेवल को और स्टेजेस के साथ समझते हैं। फर्स्ट लेवल जो है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल बोला जाता है मोरालिटी का। इसके अंदर ये जो एज, इन्होंने अपने लेवल्स को एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करा, जैसे पियाजे ने करा था। तो फर्स्ट यहाँ पे है 4 से 10 इयर्स के चिल्ड्रन पे लिया गया ये। इसमें पर्सन जो है वो मोटिवेट रहता है ओबीडियंस अथॉरिटी से, यानी कि बच्चे के ऊपर जितने भी पेरेंट्स या कोई स्कूल की टीचर जो भी पर्सन होता है वो उसी से ही उसी को ऑब्जर्व होकर वो सारी चीज़ें मानना शुरू कर देता है। जैसा उसकी टीचर बोले या पेरेंट्स बोले वो उसके लिए राइट है बस। तो कॉमन एसोसिएटेड विद द यंग चिल्ड्रन से ही रिलेटेड है। लाइफ थॉट अबाउट मोरालिटी एंड मोरल कोड इज शेप बाय द स्टैंडर्ड एडल्ट्स के थ्रू ही शेप अप करा जाता है इनकी मोरालिटी को, ठीक है। इसी के अंदर जैसे मैंने बताया कि एक लेवल के 2 स्टेजेस हैं। नंबर 1 स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इस स्टेज के अंदर बच्चा, जैसे मैंने अभी बताया कि लॉ जो है वो इस बच्चे के खुद के नहीं बनाए हुए, पेरेंट्स या अथॉरिटी जो लॉ बना रही है उसको ओबे करता चला जा रहा है, वही मानता है, उसके लिए वो परफेक्ट है। और उसी से बचने के लिए उसको पता है कि अगर ये काम मेरी मम्मा ने ये काम मना कर दिया है करने के लिए और मैं करूँगा तो उसमें मुझे पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट से रिलेटेड है। अर्लियर स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, सबसे पहली स्टेज है ये, 4 to 10 तक के बच्चों के लिए है। कॉमन इन अ यंग चिल्ड्रन सी अ रूल एज फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट। यहाँ 4 से 10 साल के बच्चों पे ये अप्लाई होता है ये वाला लेवल। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि फिक्स बना दिए गए हैं। रात को अगर किसी के पेरेंट्स ने बोल दिया 10 बजे के बाद आप टीवी नहीं देखोगे, तो उनके लिए वो रूल है, वो फिक्स हो गया, उसको वो ब्रेक नहीं कर सकते। उन्हें पता है अगर मैंने ब्रेक करा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो ओबिंग द रूल्स इज इम्पॉर्टेंट, क्या करने के लिए? अवॉइड करने के लिए पनिशमेंट को। मोरालिटी इज मोटिवेट सोली बाय पनिशमेंट। उनकी मोरालिटी ही उनको मोटिवेट करती है किससे बचने के लिए? पनिशमेंट से बचने के लिए, ठीक है। ये सेकेंड स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसमें चिल्ड्रन जो हैं वो बच्चे क्या कर रहे हैं, इसमें इंडिविजुअलिज्म, सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखकर वो काम कर रहा है। उसकी मोरालिटी सिर्फ इतना है कि उसका इंटरेस्ट कितना है, जो उसके साथ जैसा करता है वो वैसे ही उसको रिएक्ट करता है। टिट फॉर टैट वाली थ्योरी, कई बार सीटेट में क्वेश्चन आया है, टिट फॉर टैट इसका कौन सा स्टेज है? तो आप यही लिखोगे इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज है, ठीक है। इसमें बच्चा, इसको रेसिप्रोकल स्टेज भी बोला जाता है।
कि जैसे बच्चा देखता है वैसे ही उसको करके देखता है। अगर किसी बच्चे ने एक बच्चे ने किसी को हिट किया तो वो भी दोबारा धक्का मारता ही है। ये टिट फॉर टैट वाली थ्योरी होती है। तो चिल्ड्रन अकाउंट, इसमें मोरल वर्ड कहीं नहीं आ रहा, उसके लिए सिर्फ वही अच्छा है जो जैसा उसके साथ अच्छा बनोगे तो वो अच्छा रिएक्ट करेगा, अगर कोई उसके साथ गलत बिहेव करेगा तो वो गलत ही रिएक्ट करता है। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, चिल्ड्रन अकाउंट इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। जज एक्शंस, वो पहले लोगों के एक्शंस को ऑब्जर्व करता है, देन उसके बाद वैसा ही रिएक्शन देता है। रेसिप्रोकल, मैंने बताया रेसिप्रोसिटी है, इज अ पॉसिबल बट ओनली इफ इट इज सर्व। उसका वैसा रिएक्शन क्यों आता है, जो क्योंकि वो क्या कर रहा है, रेसिप्रोकल रिएक्शन करके दे रहा है। इसी स्टेज की और यहाँ पर पॉइंट्स लिखे गए हैं। चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज दैट देयर इज नॉट वन राइट व्यू एंड दैट डिफरेंस इंडिविजुअल हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है वो ये देखता है। उसको ये मतलब नहीं है कि ये बन गया, ये जो कह रहा है वो सही है, नहीं, उसके लिए उसका फ़ायदा क्या है वो यहाँ पे वो देखता है। फोकस ऑन द इंडिविजुअलिज्म एंड डिफरेंस पर्सपेक्टिव, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट होता है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुन रहा है। द गोल इज अवॉइड पनिशमेंट, यहाँ पे गोल क्या है, ऐसा करना है और अवॉइड भी करनी है, किससे, पनिशमेंट से अवॉइड होना है। आई थिंक ये दो स्टेजेस आपको क्लियर हैं, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। देन सेकेंड लेवल आता है हमारा कन्वेंशनल मोरालिटी। लास्ट वाला प्री कन्वेंशनल था जो 4 से 10 साल के लिए बच्चों के लिए था। यहाँ पे कोलबर्ग ने एज ली है 10 to 13 वाली, 10 to 13 वाली। पीपल फोकस ऑन फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, यहाँ पे सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स को फॉलो कर रहा है। बीइंग टू इंटरलाइज द मोस्ट मोरल स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूड अबाउट रोल मॉडल, रीजनिंग बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड ग्रुप टू विच द पर्सन बिलोंग। यहाँ पे 10 साल के बच्चों के लिए ये जो थ्योरी है वो ये यहाँ पे मोरालिटी ये होती है कन्वेंशनल 10 से 13 साल के बच्चों के लिए सही और गलत की पहचान करनी आ जाती है। यहाँ पे बच्चा एडल्ट होना शुरू हो रहा है, टीन एज में आ रहा है, तो इसके जो 2 स्टेजेस हैं वो हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और नेक्स्ट है मेंटेन सोशल ऑर्डर। दोनों ही स्टेजेस बहुत बढ़िया रहती हैं और इसको गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन बोला जाता है। इसमें बच्चा क्या कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए अच्छा बन रहा है। उसको पता है मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं तो मेरी मम्मा बहुत खुश होगी, तो वो जो काम कर रहा है वो दूसरों के लिए कर रहा है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फोकस्ड ऑन लिविंग अप द सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड रोल। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया कि अच्छे नंबर A+ लाने पे बच्चे की मम्मा बहुत खुश होगी, वो इसलिए A+ ला रहा है, तो यहाँ क्या है, सोशल एक्सपेक्टेशन है कि सब उसकी तारीफ करेंगे, इस मोरालिटी में वो जीता है। ठीक है, इंटरपर्सनल हो रहा है। एम्फेसाइज ऑन द कन्फर्मिटी बीइंग नाइस, वो दूसरों के लिए अच्छा बनना चाहता है कि सब उसे देखकर कहें कि हाँ बहुत अच्छा है। गुड बॉय गुड गर्ल, इसको गुड बॉय गुड गर्ल भी बोला जाता है इस स्टेज को। कंसीडर्ड हाउ चॉइस इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप, कि दूसरों के साथ वो दूसरों के सामने अच्छा बन के कैसे मेंटेन कर सकता है रिलेशनशिप। ये फर्स्ट है इंटरपर्सनल। और भी यहाँ पे कुछ पॉइंट है। एम्फेसाइज द मेंटेनेंस हैव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड प्लीजेंट अदर, दूसरों के सामने खुश रहना, अच्छा बनना। नीड टू अवॉइड रिजेक्शन, कोई भी काम मना नहीं करता दूसरों के सामने। अगर हमने बोल दिया वो देखेगा कि पहले मुझे सब देख रहे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है फिर अपने आप को। डिसअप्रूवल नहीं होता यहाँ पर। नेक्स्ट है स्टेज 4, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, कंसीडर्ड सोसाइटी एज अ होल व्हेन मार्क जजमेंट। फोकस इज ऑन मेंटेनिंग लॉ ऑर्डर बाय फॉलोइंग द रूल्स, डूइंग वंस ड्यूटी एंड रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी। यहाँ पे 3 एजेस में आके वो जैसे वो दूसरों के लिए अच्छा बन रहा था, उससे थोड़ी सी ऊपर स्टेज जाती है। अब वो दुनियादारी पूरी समझना शुरू कर रहा है। वो देख रहा है सोसाइटी में कितने लॉ बने हुए हैं, मुझे उनको कैसे फॉलो करना है, उनके राइट्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ क्या है, उन सब का यहाँ रूल्स रेगुलेशन और उसकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है यहाँ पर।
प्लीज इंडिविजुअल टू मेंटेनिंग सो अदर ऑर्डर बाय फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स कस्टम्स, सारे मतलब यहाँ टीन एज में आके वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, और जो नहीं करता ना उनके खिलाफ भी एक्शन लिए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। बिकम अवेयर ऑफ द वाइडर रूल्स एंड सोसाइटी टू अवॉइड गिल्टी। अब उसे यहाँ पे ये पता चल रहा है, इस स्टेज में मोरालिटी इतनी डेवलप हो जाती है जिसमें यहाँ बच्चा कहता है कि मैं कुछ गलत करूँगा तो सोसाइटी को कैसा लगेगा, यहाँ पे ये फीलिंग डेवलप हो चुकी होती है। अ नीड टू नॉट बी क्रिटिसाइज बाय अ ट्रू अथॉरिटी फिगर, वो पूरी सोसाइटी के लिए गलत फिगर बन के सामने नहीं आना चाहता, वो अच्छे काम करना चाहता है और काम करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो भी करता है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसमें 14 प्लस या 18 प्लस वाले सारे आ जाते हैं, 18 से लेकर लाइफ टाइम तक, एडोलसेंस टू एडल्टहुड लिखा है यहाँ पर। पीपल लुक बियॉन्ड द कन्वेंशनल, अब कन्वेंशनल जो स्टेज थी उससे और ऊपर मोरालिटी डेवलप हो चुकी है, अब और डेवलपमेंट के साथ वो और थॉट्स बड़े हो रहे हैं, ठीक है। बियॉन्ड कन्वेंशनल सोचता है, मोरल नॉर्म्स बन जाते हैं, सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इस एज को मैं बोलूँ तो बच्चा कॉलेज या जॉब करना स्टार्ट करता है और सर्कल बड़ा होता है और सोशल कांटेक्ट में आता है, जजमेंट स्टार्ट हो जाता है, सेल्फ चूजन प्रिंसिपल होते हैं, अपने सिद्धांत खुद बनाता है बच्चा यहाँ पे। मोरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड जस्टिस, राइट्स पता है उसे, न्याय के लिए लड़ना सीख जाता है, क्या गलत हो रहा है सोसाइटी में वो भी देखा जाता है। तो स्टेज लेवल 3 के 2 स्टेजेस जो हैं उसमें से एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। यहाँ बच्चा बिकम टू अकाउंट द डिफरिंग वैल्यूज ओपिनियन बिलीव्स ऑफ अदर पीपल। यहाँ बच्चा अभी पहले दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन रहा है, राइट्स क्या हैं, व्यूज़ क्या हैं, उसमें डिफ्रेंशिएट करके देख रहा है। लॉ आर इम्पॉर्टेंट, यहाँ इस स्टेज में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं लॉ। लॉ कौन से, जो सोसाइटी के थ्रू बने हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, बट मेंबर ऑफ द सोसाइटी शुड एग्री अपॉन दीज स्टैंडर्ड। अब बच्चा यहाँ पे इस स्टेज में हम पहुँच चुके होते हैं जिसमें क्या करा जाता है कि अगर कोई और लॉ मेंटेन नहीं कर रहा ना तो गुस्सा भी चढ़ना शुरू हो जाता है कि यहाँ तो ये लॉ फॉलो होना चाहिए, इक्वालिटी आनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए सभी के साथ। तो इस एज के तकरीबन जो है वो प्रोटेस्ट करने जो निकलते हैं, जैसे कुछ भी गलत हो जाए या करप्शन के खिलाफ, करप्शन देख लिया कहीं पे तो भी प्रोटेस्ट करने निकल लेते हैं, तो यहाँ प्रोटेस्ट करने वाली ये एज यही आ जाती है। तो नेक्स्ट है बिकम अवेयर देयर आर टाइम्स व्हेन दे विल वर्क अगेंस्ट रूल। यहाँ पे बहुत अवेयर रहते हैं कि कहाँ पे गलत काम हो रहा है, रूल्स के खिलाफ कौन जा रहा है, उसको स्पेशल आजकल तो लोग मीडिया का सहारा ले लेते हैं इसी में कि कहाँ रूल्स गलत हो रहे हैं, उनकी वीडियो बनाई अपलोड कर दी, ये अवेयरनेस इस स्टेज में आ जाती है। द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल एम्फेसाइज ऑन द सोशल कॉन्टैक्ट एंड द मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल राइट। इंडिविजुअल राइट्स, इनके लिए अपने राइट्स तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बने हैं उसके हिसाब से मेरे साथ कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये स्टेज में बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला, ये जो दो हैं हमारे इतने बड़े पॉइंटर कि हम जो हमारे जो प्रिंसिपल बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी की जो प्रिंसिपल है फिर वो यूनिवर्सल फॉलो होने शुरू हो जाते हैं। पूरी दुनिया फॉलो कर रही है कि सही राह पे चलना, अहिंसा ना करना, तो उनके प्रिंसिपल जो पूरा यूनिवर्सल एथिक्स पे आ जाते हैं। रीजनिंग इज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल कि अपने खुद के नियम बनाना जो पूरे यूनिवर्सल फॉलो करे। एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी उनके पास, इसके लॉजिक रीजनिंग भी होते हैं कि क्यों अहिंसा फॉलो करना है हमें। फॉलो दीज इंटरनलाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इवन इट इज़। अब महात्मा गांधी के कुछ ऐसे प्रिंसिपल थे जो सभी ने माने तो वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल एथिक्स में आ जाते हैं और उस टाइम पे ज़रूरी भी थे जब माने गए। और इवन इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, चाहे वो लॉ के अगेंस्ट ही रहे हों फिर भी सब ने माने हैं।
मोरल जजमेंट इज मोटिवेटेड बाय वंस ओन कंसाइंस, कि उनका अपना एक देखने का नज़रिया था, उनका अपना देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके बेस पे उन्होंने अपनी मोरालिटी के ऊपर कुछ लॉ बनाए। पीपल हैव डेवलप देयर ओन सेट ऑफ मोरल गाइडलाइंस। मेन जो महात्मा गांधी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उन्होंने आज़ादी पाने के लिए, अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूं तो आज़ादी पाने के लिए कुछ अपनी गाइडलाइंस बनाई जो सक्सेसफुल भी रही, जिससे हम जल्दी ही आज़ादी पा पाए। तो पूरी दुनिया को लेकर वो अपने साथ चले। ये उस प्रिंसिपल जो बने उस वक्त, जो वो स्टेज थी, वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल के स्टेज में आ जाती है। और सर्च फॉर अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल सभी के लिए वो काम करता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। कोलबर्ग की थ्योरी है ये मोरल डेवलपमेंट की। इसको लिखना कैसे है, ये शॉर्ट नोट में भी आता है। इसी पैटर्न से आप लिखेंगे। पहले आप कोलबर्ग का इंट्रो दे पाएँ थोड़ा सा तो वो दे सकते हैं। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, एक स्टोरी जो मैंने बताई हिंस की, आप वो लिखेंगे। देन उसके बाद आप ये वाली स्टेजेस का एक चार्ट बनाएंगे। ये लेवल्स लिखेंगे, देन इस लेवल का ये चार्ट बनेगा ऐसा। फिर पर स्टेज को आप एक्सप्लेन करेंगे लेवल के साथ, ठीक है। देन कंक्लूजन लिखेंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन, वैसे ये शॉर्ट नोट में ही आता है, फिर भी आप एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह प्रिपेयर कर लेना। आई थिंक ये क्लियर हो गया। थैंक यू।